नमस्कार दोस्तों। आज हम मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राजनीतिक इतिहास और प्रशासन के बारे में वर्णन किया जाएगा। भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान क्या है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। भारत 600 ईसा से 1000 ईस्वी में कैसा था उसके बारे में बात होगी, और बृहत्तर भारत के बारे में वर्णन होगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त काल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन बना हुआ है, इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको जल्द से जल्द सूचित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों का काल क्रमानुसार शासनानुक्रम सही है? कौन सा सही है यह हमें बताना है। 4 ऑप्शन में अपने को शासकों के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कौन से एकदम क्रम के अनुसार सही जमे हुए हैं। तो ध्यान, सबसे पहले इसमें चंद्रगुप्त आएगा। चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त राजा बना था, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। तो अपना चौथा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान, गुप्त शासकों का जो कालक्रम है वो क्रमशः सबसे पहले श्रीगुप्त बना था, जिसका अगर शासनकाल की बात करें तो 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक था। उसके बाद घटोत्कच गुप्त साम्राज्य का शासक बना था, इसका शासनकाल 300 ईस्वी से 319 तक था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम बना था, जिसका शासनकाल 319 से 335 तक था। उसके बाद समुद्रगुप्त शासक बना था, 335 से 375 तक ये राजा बना हुआ था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय था, आया 375 से 412 ईस्वी तक राजा बना था। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, ये 412 से 455 ईस्वी तक था। उसके बाद स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक था। उसके बाद पूर्वगुप्त, जो कि 467 से 473 ईस्वी तक राजा बना हुआ था। तो ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास की अगर बात करें तो कालिदास गुप्तकालीन साहित्यकार था, जिसे प्राय चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन माना जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियों की अगर बात करें तो ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम ये कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति थी। और उनका एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी उनका बहुत फेमस नाटक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मालविका अग्निमित्रम लिखा, विक्रमोर्वशीयम नाटक की इन्होंने रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर बात करें तो यह कवि की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, जिसमें मेनका विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला तथा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की प्रणय कथा है। इसके बाद मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो यह कवि का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें मालवा की राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की प्रणय कथा के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? कौन सी रचना है जो कि कालिदास की नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 4, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश और कादम्बरी। ध्यान, कादम्बरी ये कालिदास की नहीं है, बाकी मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश ये तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। कादम्बरी ध्यान, ये बाण भट्ट की रचना है। कादम्बरी के रचयिता कौन है? बाण भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ध्यान है, ये गुप्त काल के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो दिए गए विकल्पों में से बिहार प्रांत के पटना से 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान है, वहाँ पर स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था।
सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था और बाद में बुद्धगुप्त तथागत तथा गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए थे। महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ये जो महाविहार है यह बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, यह हमें बताना है। तो भारत में सबसे प्राचीनतम विहार नालंदा विहार है, सबसे प्राचीनतम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त के राज्यसभा में 9 नवरत्न थे, इसमें से कौन सा नहीं था? तो ध्यान रखना, वर रुचि था, वराह मिहिर भी था, धन्वंतरी भी था, पहायन इसके शासनकाल में नहीं था। तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 दरबार, इसके दरबार में 9 रत्न कौन कौन से थे? एक तो है कालिदास, शंकु, घटक घटक घटकपर, क्षपणक, बेताल भट्ट, वरामिहिर, वर रुचि, धन्वंतरी और अमर सिंह, ये 9 रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में श्रेणी युग, भारतीय इतिहास में श्रेणी युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? श्रेणी युग किसको कहा जाता है? क्लासिकल युग किसे कहा जाता है? तो जाना, ये गुप्त काल को ही क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान और वैनसांग ने किसके राज्यों को देखा था? फाहियान और वैनसांग ने किसके राज्यों को देखा था? तो ध्यान रखना, फाहियान और वैनसांग ये चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन के काल में आए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में फाहियान आया था और हर्षवर्धन के काल में वैनसांग आया था। वैनसांग का अन्य नाम युवान चवांग भी है, जो 629 से 645 तक भारत में रहा था। तो ध्यान रखना इसके बारे में, यह चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय तक रहा था। इन्होंने हर्ष के कन्नौज और प्रयाग सम्मेलनों का प्रत्यक्ष दृश्य भी देखा था। इनके ग्रंथ का नाम है सी यू की। इसमें भारतीय समाज का विशद वर्णन किया गया है। फाहियान की अगर बात करें तो ये 399 से 414 तक भारत में रहा था। फाहियान की यात्रा का वर्णन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन की महत्वपूर्ण घटना है। फाहियान भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज और अध्ययन के लिए आया था। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान का भारत आने का मुख्य उद्देश्य धार्मिक था। फाहियान ने फो क्यो की बौद्ध राज्यों का विवरण इसके अंदर है। फो क्यो की नामक पुस्तक इसने रचना की थी। फाहियान पाटलिपुत्र के मौर्यकालीन भवनों के खंडहरों को देखकर तो वह आश्चर्य में डूब गया था और कहा, इसे तो देवताओं ने ही बनाया होगा। फाहियान ने चंद्रगुप्त के शासन के बारे में लिखा है कि उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। राजा न तो शारीरिक दंड देता था और न ही प्राण दंड देता था। लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते थे। यहाँ के किसान राजा की भूमि को जोतते थे और कर्मचारियों को वेतन मिलता था। ये बातें फाहियान ने चंद्रगुप्त के बारे में कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी वेतनभोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? तो ध्यान रखना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में ही कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में फाहियान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग घरों में ताला नहीं लगाते हैं और फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा कहा था? लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं, फाहियान ने ये किस शासक के बारे में कहा था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ही इसने कहा था। आज भी भारत में वैनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? आज भी वैनसांग को
ह्वेनसांग को भारत में याद करने का कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने सी यू की रचना की थी। किसकी रचना की थी? सी यू की इन्होंने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में व्यापारिक केंद्र था। कौन सा था व्यापारिक केंद्र? तो इसका नाम याद रखना है, पैठन। क्या नाम था? पैठन। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर बसे शहर जिसका नाम है पैठन, सुदूर पश्चिम में गुप्त काल का एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र किस नाम से ही जाना जाता है? लिच्छवी दोहित्र, तो ध्यान, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र या लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुप्त राजा अपने मातृवंश की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था? लिच्छवियों से संबंधित कौन था ये हमें बताना है, तो ध्यान रखना इसका आंसर समुद्रगुप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये ध्यान, ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त की अगर बात करें तो ये 456 ईस्वी से हैं। इसके समय सुदर्शन झील का दूसरी बार बांध टूट गया था, जिसके कारण प्लासिनी सुवर्णसिक्ता नदियों का पानी झील से निकलकर समुद्र की ओर बह गया था। दो नदियां हैं, एक तो पलासिनी है और एक सुवर्णसिक्ता। इन नदियों का पानी झील से निकलकर समुद्र में बह गया था। झील खाली होने के कारण दूरदर्शन यानी बेड लुकिंग हो गई थी, जिसे 457 ईस्वी में चक्रपालित, कौन था ये चक्रपालित? ये प्रांतीय शासक पर्णदत्त का पुत्र था। इसने 2 महीने की अवधि में स्कंदगुप्त के आदेश से इस झील की मरम्मत करवाकर पुनः सुदर्शन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध का राजा बना था, तो उसने शकों को पराजित करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ध्यान, उसने शकारी विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। शकों को पराजित करने पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? यह हमें बताना है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन था। हरिसेन की अगर बात करें तो हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, ध्यान, एक इतिहासकार है जिसका नाम है विंसेंट स्मिथ, इसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। प्रश्न बन सकता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी तथा इन्हें कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये हमने अभी पढ़ा था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने प्रत्यंत राज्यों यानी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने प्रत्यंत राज्यों यानी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान, कुल 5 राज्य थे सीमावर्ती राज्य। अब कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं। प्रत्यंत राज्य का मतलब क्या होता है? ऐसे सीमावर्ती 5 राज्य थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रचंड शासन को स्वीकार कर देना स्वीकार किया था। तो एक है दबाक। दबाक कहाँ है? जो वर्तमान में ढाका और त्रिपुरा है, वहाँ उसको दबाक के नाम से जाना जाता था। कामरूप, अभी वर्तमान जो आसाम है उसको कामरूप के नाम से जाना जाता था। समतट, ये वर्तमान बंगाल है। नेपाल, करतापुर वर्तमान में उत्तरांचल है। ये 5 राज्य सीमावर्ती राज्य समुद्रगुप्त के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा।
ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट है। गुप्त काल में गुजरात बंगाल गुप्त काल में गुजरात बंगाल दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ये केंद्र है, ये किससे संबंधित है ये हमें बताने। तो ये ध्यान वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुप्त काल में गुजरात बंगाल दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे, अतः विकल्प एक सही है। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र भी थे। ताम्रलिप्ति, भृगु, कच्छ, अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजीरिश, प्रतिष्ठान, शोपारा और बारबेरिकम ये सभी गुप्त काल के समय के बहुत प्रसिद्ध केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार के संबंध में नालंदा महाविहार के संबंध के अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताने सही उत्तर कौन कौन से हैं। तो ध्यान, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कथन है, वैनसांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। तो ये कथन सत्य लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कथन। यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ये दोनों कथन इसके अंदर एकदम सही दिए गए हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा, जिसमें 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं ये सभी को मालूम होगा। इसके लेखक पाणिनि हैं। पाणिनि की अगर बात करें तो पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ कौन सा है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? वह प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? तो ध्यान, ये पंचतंत्र है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इसके बारे में अगर बात करें तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें नीति शास्त्र से संबंधित विषयों को पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से समझाया है। कहानियों की यह पुस्तक भारत तथा संसार में बहुत प्रसिद्ध है और इस तरह से इस पुस्तक का अनुवाद 15 भारतीय भाषाओं में और 40 अन्य पश्चिमी भाषाओं के अंदर हुआ है। इस पुस्तक की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया क्या कहलाता था? प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया क्या कहलाता था? तो ध्यान, जेठक कहलाता था। तो गुप्त काल में व्यापारियों की एक समिति हुआ करती थी, जिसको निगम, श्रेणी या गण कहते हैं। उसके प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी या जेठक कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को शार्त के नाम से भी जाना जाता था। उनके जो नेता होते थे उन नेताओं को शार्तवाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। किसके बारे में सूचना देता है यह हमें बताना है। तो ये ध्यान, ये समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है। तो अशोक के द्वारा कौशाम्बी में स्थापित स्तंभ पर प्राप्त यह प्रशस्ति वर्तमान में इलाहाबाद के किले में विद्यमान है। इसमें समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने इनके विजय अभियानों का वर्णन किया है। और यह चंपू शैली जिसमें गद्य पद्य दोनों का प्रयोग होता है, यह चंपू शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस लेख की भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती प्राचीन भारत का बृहद वृत्तांत किससे संबंधित है? लीलावती जो ग्रंथ है वो ध्यान रखना गणित भाषा से संबंधित है, गणित से संबंधित है। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय के द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक है। ध्यान पूछा जाए
कितने श्लोक है? तो इसके अंदर 625 श्लोक है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है। लीलावती में अंक गणित का विवेचन किया गया है। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्र थी। लीलावती कौन थी? ये भास्कराचार्य की पुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान कौन था? पाई का परिकलन किसने किया था? तो ध्यान, ये बोधायन ने किया था। बोधायन की अगर बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास में पाई की गणना के कई उदाहरण मिलते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व के शैव सूत्र संस्कृत ग्रंथ जो स्रोत कर्मों से संबंधित है, इनमें यज्ञ वेदी की रचना से संबंधित ज्यामितीय ज्ञान दिया हुआ है। सबसे प्राचीन बोधायन शैव सूत्र बताता है कि एक गड्ढे की परिधि इसके व्यास का 3 गुना होती है। उस समय किसी को ये ज्ञात नहीं था कि इसे पाई के नाम से जाना जाएगा, इसलिए पाई नाम का उल्लेख नहीं है। परंतु यह तो तय है कि इसका उपयोग 6 ईसा पूर्व से होता आ रहा है। बाद में आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में इन्होंने इसका पाई का मान 62832 अपॉन 20,000 इक्वल टू 3.1416 का अनुमान इन्होंने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का निम्न में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो गुप्त काल का कौन सा मंदिर है जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित नहीं है? तो ध्यान, भूमरा का शिव मंदिर एमपी के अंदर है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी एमपी में है। तिगवा का विष्णु मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह एमपी के अंदर नहीं है। तो इसके बारे में बात करें तो गुप्त राजवंश जो है कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में कला की विविध विधाओं से जैसे वस्तु स्थापत्य, चित्रकला, मृद भांड कला आदि में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर विष्णु मंदिर है जो कि तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। शिव मंदिर जो कि भूमरा नागौद मध्य प्रदेश के अंदर है। पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ध्यान, दशावतार मंदिर कहाँ है? ये देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव का ईंटों के द्वारा निर्मित लक्ष्मण मंदिर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। अजंता चित्रकला में गुफा की संख्या 16 और 17 ये दोनों गुप्तकालीन हैं। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया है? कौन सा ग्रंथ है जो गुप्त काल के अंदर रचा गया है? तो ध्यान, ये अमर कोश है जो गुप्त काल के अंदर रचा गया है। अगर इसकी बात करें तो अमर सिंह के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने अमर कोश और नाम लिंगानुशासन संस्कृत में उपलब्ध सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ये, इसकी इन्होंने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जातक कथाओं से संबंधित है। ध्यान, अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को रेखांकित किया गया है। यहाँ के सभी चित्रों के विषय किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध या बोधिसत्वों की जीवन कथाओं से जुड़े हुए हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 104 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इनका समय दूसरी सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी तक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो ये किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो ध्यान, ये प्रभाकर वर्धन के नाम से शुरू होती है। पुष्यभूति वंश का प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन था। इसके बाद में इसका छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है? कौन सी रचना है वो हर्ष की नहीं है? तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये तीनों हर्ष की हैं। हर्षचरित है ये इसकी नहीं है। तो ध्यान, हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की है। बाणभट्ट कौन था? बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसने संस्कृत में हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तकें लिखी है। यह संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध विद्वान भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट ने हर्षचरित किस भाषा के अंदर लिखी थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित किस भाषा में लिखी थी? तो ध्यान, ये संस्कृत भाषा के अंदर इन्होंने लिखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का अपने को चयन करना है। तो ध्यान रखना कौन सा इसमें होगा। तो देखो, पहला तो हो जाएगा इसमें नेस्दी चरित्र, दूसरा है किरातार्जुनियम और शिशुपाल वध। ये तीनों इसके अंदर सही होंगे। पहला नेस्दी चरित्र, फिर किरातार्जुनियम, फिर शिशुपाल वध, ये तीनों इससे लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? किस भाषा के अंदर लिखी थी ये हमें बताना है। तो ये ध्यान, संस्कृत भाषा के अंदर लिखी थी। आर्यभट्ट की अगर बात करें तो आर्यभट्ट गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में जन्मे आर्यभट्ट ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम, जो कि 499 ईस्वी में लिखा था। आर्यभट्टियम के 2 खंड हैं। पहला है 10 गीतिका सूत्र और दूसरा है अभिसस्त्र। विशेष उल्लेखनीय है, आर्यभट्टीय के प्रथम 10 सूत्रों को ही 10 गीतिका सूत्र कहा गया है। प्रथम खंड में अंक के स्थान का विवेचन भी किया गया है और दूसरे में गणित और कला का वर्णन किया गया है। इस महान वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह सिद्ध किया है कि सूर्य घूमता नहीं है, बल्कि पृथ्वी अपने व्यास के चारों ओर घूमती है। उसने दिन रात छोटे बड़े होने का भी पता लगाया, इनकी ठीक और पूरी तरह से नापने का एक यंत्र भी निकाला। ग्रहों और नक्षत्रों की गति का भी उसने पता लगाया, जो आज के वैज्ञानिकों के तथ्यों के अनुरूप ही है। अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति में भी आर्यभट्ट ने कई खोजें की हैं। उसने पाई की सही कीमत 3.1416 निकाली थी। तक दशमलव प्रणाली का महत्वपूर्ण आविष्कार इसी युग के अंदर हुआ था। आर्यभट्ट का पहली 9 संख्या तथा शून्य के सिद्धांत पर आधारित दशमलव सिद्धांत के आविष्कार में तथा वृत्त की परिधि को नापने की विधि का आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसका आज सारा संसार लाभ उठा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। एकदम सही कथन है। आर्यभट्ट ने ग्रहण के बारे में भी तर्क दिया था, ये भी एकदम सही है। तो अपना तीसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की परिधि को नापने की विधि का आविष्कार किसने किया था? वृत्त की परिधि को नापने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो ये महान कार्य आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इस प्रकार अपना ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना न भूलें। शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।